नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। ये है इवनिंग एजेंडा और सवाल है कि आखिर कौन बनेगा मंत्री। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और मंत्रिमंडल को लेकर यहां मंथन किया जाएगा और इस सवाल का जवाब संभवतः इसी मंथन से निकलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल पर मंथन किया जाना है। आज मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी अब तक मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में दिल्ली में मौजूद होंगे और छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के दोनों ही मुख्यमंत्री जाएंगे आलाकमान से बात करने के लिए। सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार संभव माना जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार है। 3 बार मंत्री रह चुके मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। हर लोकसभा में एक मंत्री बनाया जाएगा। और इस बीच एक बड़ा और ताजा अपडेट मिल रहा है, वो ये कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी अभी मिल रही ताजा अपडेट के अनुसार आलाकमान से बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ओम माथुर से मुलाकात। आपको बताते चलें, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आलाकमान से मिलने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल गठन के लिए चर्चा करने दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और दिल्ली में बीजेपी की इस बड़ी बैठक में नाम तय होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर से सीएम ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम भी वहां मौजूद रहे थे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में पहुंच चुके हैं दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो भी दिल्ली आ चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की सरकार के मंत्रियों का चयन होना है। मंत्री, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ओम माथुर से मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, तीनों ही यहां पर प्रभारी ओम माथुर से मिले और ओम माथुर से मुलाकात कर आगे की बातचीत की जो चर्चा है वो शुरू हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली और चूंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है और किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जानी है, किन चेहरों को शामिल किया जाना है, ये सारी बातें आज की इस बैठक में तय हो जाएंगी और संभवतः आज ही भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के बाद वो बड़ी जानकारी मिले कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के मंत्री कौन कौन हो सकते हैं, ये जानकारी मिल जाए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये संभावित चेहरे हैं जिनके नाम पर मोहर लग सकती है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अशरफ, क्या डिटेल मिल पा रही है बीजेपी की इस बैठक को लेकर? हाँ, देखिए, बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी क्योंकि अभी मुख्यमंत्री दिल्ली लैंड हुए हैं और वो लैंड होते ही अभी मध्य प्रदेश भवन के लिए रवाना हुए और फिर माना जा रहा है करीब आधे घंटे के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगे और उसके बाद मीटिंग शुरू होगी और करीब 2 से ढाई घंटे की संभावित ये बैठक होगी और इसी बैठक में जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, संभावित मंत्रिमंडल का चेहरा, उस पर मोहर लग जाएगी और उस पर एक तरह से कहा जाए करीब करीब खाका तैयार हो जाएगा जिसकी घोषणा भोपाल में की जाएगी। जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, चर्चा यहां के कैबिनेट गठन को भी लेकर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं और प्रोटेम स्पीकर भी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने राज्य के प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात की है और फिर वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पहुंचेंगे और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है वो ये सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा
उसका चेहरा होगा वो कैसा होगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। ओम माथुर से मिले थे तीनों ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही विष्णुदेव साय दिल्ली आए सबसे पहले वो ओम माथुर के आवास पहुंचे और वहां पर उन्होंने सौजन्य भेंट की और उनके साथ में दोनों मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम थे। उन्होंने चर्चा की और जो कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की चर्चा जरूर हुई है कि मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरे कौन कौन से होने चाहिए, कौन संभावित चेहरों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन अब जो अंतिम चर्चा की जाएगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ की जाएगी, उसके बाद फिर रायपुर में जाके इसका ऐलान किया जाएगा कि स्वरूप कैसा होगा। जी बिल्कुल अशरफ, एक और सवाल रहेगा कि अभी जो मोहन कैबिनेट का गठन होना है उसमें एक फॉर्मूला बीजेपी लेकर आ रही है कि 3 बार के मंत्री फिर से मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ये एक फॉर्मूला चलाया जा रहा है, इसका क्या आधार है, क्या इसके बारे में कोई इनपुट अपने पास? देखिए, ये बीजेपी जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है वो पूरी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार कर रही है। इसी वजह से वो युवाओं को मौका देना चाहती है जो पहले बार जो विधायक बने हैं या दूसरी बार विधायक बने हैं उनको अब मंत्रिमंडल में विस्तार है। जो पुराने हैं, जो लगातार लंबे अरसे से कैबिनेट के सदस्य रहे, उनका संगठन में उपयोग किया जाएगा। तो बीजेपी का जो रणनीतिकार है वो यही मान रहे हैं कि युवाओं को मौका दें। बिल्कुल, बैठक पर नजर रखिएगा आप भी अशरफ, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने विधानसभा पहुंचकर सारा जायजा लिया, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। सत्र को लेकर यह कहा गया कि कल विधायक शपथ लेंगे और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा। गोपाल भार्गव ने कहा कि अनुपूरक बजट का प्रस्ताव नहीं आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव आज विधानसभा पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने निरीक्षण किया है। सर, क्या कुछ विशेष बातें कल पहले सत्र में नजर आएंगी? विशेष बात तो है कि सुरक्षा व्यवस्था अचूक रहेगी, उसकी हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। एक आईपीएस अधिकारी भी इस व्यवस्था को देखेंगे और हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं विधानसभा के सुरक्षा कर्मचारी, इनके अलावा पुलिस के अधिकारी भी इस व्यवस्था को देखेंगे। एक नंबर ये। दूसरा, शपथ विधि समारोह होगा कल 11 बजे के बाद में। शपथ सभी विधायक नवनिर्वाचित जो हैं वो लेंगे और इसके बाद में जब शपथ की विधि पूर्ण हो जाएगी इसके बाद में नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। और पहला ये अवसर भी है कि शपथ विधि समारोह की साक्षी बनने के लिए प्रदेश भर के लोग साक्षी रहें। इसके लिए मैंने व्यवस्था दी है, अपने विधानसभा सचिवालय से कहा है कि सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों के लिए वहाँ पर, ताकि लोग घर बैठे भी अपने प्रतिनिधि का शपथ ग्रहण समारोह देख सकें। सर, सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है क्या शपथ ग्रहण को लेकर, या कुछ विधायक ऐसे भी जिन्होंने किसी कारण से छूट मांगी है इसमें? कमलनाथ जी ने, अभी तक तो कमलनाथ जी का पत्र आया है कि हम इस सत्र में उपस्थित नहीं रह पाएंगे, तो मैंने अनुमति दे दी है। ठीक। गोपाल भार्गव जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अचूक रहेगी और कमलनाथ जी इस सत्र में अनुपस्थित रहेंगे। उन्होंने इसको लेकर विधानसभा को सूचना दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने उज्जैन संभाग के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संभाग के कलेक्टर, एसपी और अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मसलन, मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई करें, काम में अधिकारी पारदर्शिता रखें, सही काम करने वालों को परेशानी न हो, जबरन वसूली पर लगाम लगाई जाए, पुलिस विभाग में लंबित प्रमोशन तुरंत हो। सीएम ने संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की और निर्माण कार्यों को लेकर जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के आदेश भी दिए। उज्जैन संभाग की बैठक ली है जिसमें सभी माननीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया था
और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम जिला और संभाग और फिर प्रांत, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास मामलों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की है आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते जाएं। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद से अपने तेवरों से जाहिर कर दिया है कि वो शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उज्जैन में भी उन्होंने बैठक की और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले दिन से ही जाहिर कर दिया कि प्रदेश में कानून का ही राज चलेगा। जबलपुर में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उन फैसलों का समर्थन किया जहां सीएम ने खुले में मांस की बिक्री और लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि मनुष्य के लिए मांसाहार भोजन नहीं होता, मांसाहार पशुओं के लिए होता है। वहीं लाउड स्पीकर पर रोक के आदेश को लेकर उन्होंने कहा कि इससे अब बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है, इसमें आपत्ति कहाँ है? जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज पर रोक है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2, 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। बढ़ते आगे। एमपी कांग्रेस में नई नियुक्ति के बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। 19 दिसंबर को जीतू पटवारी उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। उधर कांग्रेस में हुए बदलाव को बीजेपी ने कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ की छुट्टी कर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं सदन में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष होंगे, जबकि युवा हेमंत कटारे सदन में उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस में युवा नेता बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। इन तमाम नेताओं ने कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। सभी ने जिम्मेदारी को बड़ा माना और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। हर घर में प्यार मोहब्बत की बातों से देश की भावना से कैसे अवगत कराएं और हमारा केडर मजबूत कैसे हो। चूंकि हमारा यंग देश है, हमारा युवा प्रदेश भी है, तो युवाओं की भागीदारी सिस्टम में कैसे बढ़े और 36 कौम को इसमें एहसास हो कि ये मेरी पार्टी है और मुझे इस भावना से कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी पार्टी में है, इसकी भावना का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सौभाग्य राहुल जी ने हम दोनों को, सभी साथियों को एक बधाई दी और कहा कि बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आपको पार्टी को मजबूत करना और लोकसभा के तैयार करें। नई ऊर्जा के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया है कार्य करने के लिए, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है। लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो अगला विधानसभा आएगा तब तक हम कोशिश करेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से होना चाहिए। उधर कांग्रेस में हुए बदलाव पर बीडी शर्मा ने बयान दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का निर्णय उनका अपना आंतरिक निर्णय है। मैं कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और उपनेता तीनों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।
एमपी में जीतू पटवारी को कमान के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में युवाओं को तरजीह देने का साफ संकेत हुआ है। लेकिन जीतू के सामने गुटबाजी को खत्म करने के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी चुनौती है। उनके पास समय कम है, संगठन को मजबूत करने का काम बहुत बड़ा है। ऐसे में एमपी कांग्रेस जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कैसे आगे बढ़ती है, ये आने वाला समय बताएगा। और इस बीच श्योपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीते। कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किए गए चीते अग्नि और वायु को खुले जंगल में छोड़ा गया है, जिनके नाम अग्नि और वायु बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कूनो में फेस्टिवल चल रहा है, पर्यटक चीतों का दीदार कर सकेंगे। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। दीपक, कूनो में फेस्टिवल चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और 2 चीतों को भी खुले में छोड़ा गया है? बिल्कुल आशीष, 2 चीतों को रिलीज किया गया है। अग्नि और वायु नाम के चीते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें रिलीज किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक के बाद एक करके चीतों की मौत होने के बाद इन्हें क्वारंटीन बोमा में बंद किया गया था, फिर बड़े वाले में शिफ्ट कर दिया गया था। अब फिर से उन्हें छोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटक इनको देख सकें, क्योंकि कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें सीएम आज आने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए। अब आने वाले टाइम में सीएम का दौरा यहाँ हो सकता है। इसके अलावा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में जो मेहमान आएंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे, वो चीतों का दीदार कर सके, इसके लिए अब चीतों को छोड़ा जा रहा है। 2 चीतों को छोड़ दिया गया है और जो भी पर्यटक अहेरा गेट से कूनो नेशनल पार्क के अंदर जाएगा वो इनका दीदार भी कर सकता है। क्या और भी चीतों को आगे खुले में छोड़ा जाएगा? और अभी चीतों के अलावा और क्या कुछ यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है मेले में? बिल्कुल, जहां तक चीतों की बात करें तो लगातार चीतों को छोड़ने की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि चीतों को बाड़े में रखने के लिए यहाँ नहीं लाया गया है। अब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि वो खुद भाग दौड़ कर सकें, वन्य जीवों का शिकार कर सकें, अपने पसंदीदा जानवर का वो मांस खा सकें। इसके लिए उनको खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में यहाँ पर 50 आकर्षक टेंट हाउस बनाए गए हैं, जिनमें बेड से लेकर के दूसरे सभी तरह के इंतजाम, खाने पीने रहने के इंतजाम है। अच्छी गाड़ियां हैं जिनके द्वारा चंबल सफारी की सैर पर्यटकों को कराई जाएगी, मेहमानों को कराई जाएगी। और इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो स्थानीय स्तर की जो कल्चर है, आकर्षक पेंटिंग्स है, आकर्षक जो दुकानें हैं, वो यहाँ सजाई गई। फेस्टिवल का भी लुत्फ लोग ले सकें, इसके लिए भी दीपक ये तैयारियां चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर के भेड़ा घाट रेलवे स्टेशन पर लोगों की सांसें उस वक्त अटक गई जब एक महिला मालगाड़ी से टकरा गई। पहले तो लोगों को यह लगा कि महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसके करीब जाकर उसे देखा तो महिला की सांसें चल रही थीं। दरअसल प्लेटफॉर्म पर काफी देर से महिला यहां वहां घूम रही थी और जैसे ही मालगाड़ी स्टेशन के पास पहुंची, महिला ट्रेन के सामने पटरियों पर कूद गई। इसका वीडियो भी सामने आया। बता दें कि महिला के पटरियों के बीच गिर जाने की वजह से उसकी जान बच गई। हादसे में महिला के सिर और पीठ पर चोट लगी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे एक औरत यहाँ पर घूम रही थी काफी देर से, उससे पूछताछ भी की कई बार यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों ने जी कि आप किस उद्देश्य से इधर पर घूम रहे हैं, किसी का रास्ता देख रहे हैं, क्या कर रही हो। तो उनने बताया कि हाँ कोई आने वाला है लेने के लिए। जैसी ट्रेन आई वो अचानक जाके बिल्कुल ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है औरत। जब तक कि लोग उसके पास में पहुंचते तब तक जाके ट्रेन का धक्का लग चुका था। अच्छा। अभी जीवित अवस्था में है वो। हमें सूचना प्राप्त हुई कि 1 बजे एक मालगाड़ी जो सिंगरौली से गाड़ावाड़ा जा रही थी, तो उस गाड़ी से एक महिला टकरा गई जो शिल्पी नगर भेड़ाघाट की रहने वाली है, जिसे तत्काल सिविल पुलिस ने इलाज वास्ते 108 के माध्यम से मेडिकल भेजा है। बच गई है, वो घायल हुई है, तो थोड़ा सर में चोट आई है। तो जिसकी हमको सूचना प्राप्त हुई थी, हम मौके पर पहुंचे तो उस समय तक। और छिंदवाड़ा जिले में रविवार को कुएं में गिरने से एक बाघ की मौत हो गई। मामला पांढुरणा विकासखंड के बड़ चिचोली के जूना पानी गांव का बताया जा रहा है। जूना पानी के किसान जब्बार खान अपने खेत में पानी लगाने के लिए जैसे ही उन्होंने पंप चालू किया, तभी उन्होंने कुएं में देखा तो उसमें बाघ छटपटा रहा था। दरअसल जूना पानी मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है और फॉरेस्ट टीम वहां पहुंची, मगर तब तक बाघ की मौत हो चुकी थी। देर शाम बाघ के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल फॉरेस्ट टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
अपने आ जाएंगे। जोहानिसबर्ग में खेले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर साउथ अफ्रीका ने 27.3 ओवर्स में 116 रन बनाए और भारत ने 16.4 ओवर्स में मैच अपने नाम कर लिया। दरअसल भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया है। भारतीय गेंदबाज आवेश खान और अर्शदीप के सामने साउथ अफ्रीका ने सरेंडर ही कर दिया। इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए। आवेश खान ने अपना पिछला वनडे इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में अक्टूबर 2022 में खेला था और इसके बाद उन्हें वनडे टीम में करीब 1 साल बाद मौका मिला। भारत ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और खबरें जारी हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।